वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा रीजनिंग का पार्ट 1 है जिसमें हम हेड असिस्टेंट पेपर के रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें हमने जीके पे 3 वीडियोस अपलोड की हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसके अलावा कंप्यूटर पे भी आपकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट है, हम इसको देख सकते हो। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करो। ओनली 68% को ये अच्छी लगी है वीडियो, और कमेंट 10। मैंने कहा था 100 कमेंट एटलीस्ट होने चाहिए, हमें भी पता चले कि ये सीरीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसको परफेक्ट टाइम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना, जेकेएसएसबी के पैटर्न को समझना। क्योंकि अभी कोई एग्जाम डेट नहीं है आपके सामने, तो इस वक्त ये टाइम है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखना चाहिए, ताकि आपको पैटर्न की अच्छे से समझ आ जाए कि जेकेएसएसबी किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है। अभी हम 2024-25 के ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, लेटेस्ट पैटर्न जो जेकेएसएसबी का चल रहा है। तो वीडियो को एटलीस्ट जो है लाइक बटन पे प्रेस करना, कोई बड़ी बात नहीं है। और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD करके लिख दो, जस्ट हमें पता चले कि आप इतने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं। जनरली आप देखते हो रीजनिंग के 15 या 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किसी में 10 भी होते हैं, किसी में 20 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, उससे ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते हैं। रीजनिंग में सबसे बड़ी बात है आपको थोड़ा सा सब्र रखना और ध्यान से कंसंट्रेशन से काम करना है। थोड़ा सा आपको लॉजिक यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी, तो आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। लेकिन ये मैं बात करूँ पेपर के टाइम की, इससे पहले जो पेपर के पहले की मेहनत है वो अलग बात है। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को अच्छे से आपने समझना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर पेपर में आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से आप ये देखो। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आप वेट करता हूँ आप आंसर कब करोगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना है। मैं डायरेक्ट ही आ जाऊँगा एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आंसर करना होगा क्वेश्चन का, वीडियो रोक कर अपना आंसर कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं 20 में से। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड विल फाइल। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर जो क्या आएगा, जो डैश है इसमें क्या आएगा, पैटर्न समझना है आपको। पैटर्न आप थोड़ा ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो क्या पैटर्न बन रहा है। 1 2 3 आ रहा है, 6 9 12, तो ये सीधा पैटर्न तो कोई दिख नहीं रहा है कि 1 से 2 2 से 4 तो नहीं है, 3 से 6 है, लेकिन 6 से 12 नहीं है, प्लस माइनस 1 2 नज़दीक का भी नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए कि यहाँ डबल पैटर्न चल रहा है। 1 से 3 3 से 9 9 से 27 रहेगा यहाँ पर। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा देख लो, 2 2 से 6, 2 2 4 तो 6, ठीक है, मल्टीपल इंटू 3 कर, 6 6 12 6 18 18 मल्टीपल 3 कितना 54, ठीक है, मल्टीपल 3 करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से करना है। 1 को 3 3 3 9 9 तो 27, तो यहाँ पर आंसर 27 रहेगा आपका। थोड़ा सा ध्यान लगाना आपने, देखो यहाँ ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाएं आप, और आंसर आप पहले ही सोच लें माइंड में। एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना 20 में से आपके कितने, मैं चेक करूँगा सबके कमेंट के कितने आपके करेक्ट होते हैं। जितने भी हो 10 12 18 जो भी है, आप कमेंट लिख देना सीधा। चूज द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म यहाँ पर आपको दिखा, साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पर आगे क्या आएगा इस पैटर्न में, देखो आप पढ़ोगे तो खुद आपको आंसर आ जाएगा। ABBA, ABC CBA, ABCD क्या होगा, DCBA आंसर आएगा सीधा, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये एक आपको बता दूं, ये हेड असिस्टेंट के पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये ना सोचें ये को पेपर लेवल ऐसे ही है। चूज द वर्ड दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। ऑटोग्राफ्स, ऑटोग्राफ से आपको बताना कौन सा वर्ड बन सकता है। ऑटोग्राफ ध्यान से देख लो क्या क्या इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, AOTOGRAPHS। तो ट्रॉफी, वाई तो ऑटोग्राफ्स में है ही नहीं, तो इधर वाई है, तीनों हो ही नहीं सकते। सीधा सीधा आंसर रहेगा शार्ट। तो शार्ट आप देख सकते हो, SHORT, ये सारे वर्ड इसमें आते हैं ऑटोग्राफ में, शार्ट के। तो यहाँ पर आंसर सीधा D रहेगा। अभी तक सिंपल चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के मैंने आपको बताए हैं, चीज़ें पढ़ाई हुई है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो एनालॉजी के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखें। जैसे डॉग बार्क करता है, तो गोट की जो साउंड है, डॉग की भौंकने के वो बार्क कहते हैं, और साउंड को, तो गोट बकरी के साउंड को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर आपको इस तरह के डार्ट मिलें 4, तो ये मतलब होता है कि पीछे 2 एक जैसे, डॉग का बार्क है, गोट का क्या होगा, ठीक है, ऐसे करना होता है। तो गोट की साउंड को यहाँ पर ब्लीड कहा जाता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने नोट्स में डाली भी हैं ये चीज़ें। एनिमल साउंड 1 मिनट आपको लूँगा, 2 मिनट ज़्यादा, तो एक क्विक नज़र लगा लेते हैं। डॉग बार्क, कैन म्यू, काउ मू, हॉर्स नहीं, शीबा, गोट ब्लीड, डंकी ब्रे, चिकन क्लक, रोस्टर क्रो, लाइन रोस, मिस प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, टंग प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको पता है। टाइगर रोर, एलिफेंट ट्रम्पिट, बेयर रोर, वॉल फॉल, मंकी चैटर स्क्रीम, डेयर ग्रंट, स्नेक की आवाज़ हिस, फ्रॉग क्रोक, क्रोकोडाइल बिलियर हिस्सी रहती है, क्रोक का फ्रॉग क्रोक। तो यहाँ पर ये साउंड्स आपको याद रखनी है। एनालॉजी में इस तरह की और भी चीज़ें कुछ मैंने डाली है नोट्स में, आप उसको ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर ये आपको थोड़ा अलग है, जो अभी पढ़ा क्वेश्चन देखा उससे अलग है। यहाँ पर 4 डार्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है 1 का 2, कोल का आयरन से लिंक है, माइका किससे होगा,
वो ऐसा नहीं, वहाँ यहाँ 2 डॉट और यहाँ 4 डॉट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और इसको पढ़ना है आपको, एकदम से नहीं कन्फ्यूज़ होना। चूज़ द वन आउट ऑफ द 4, 4 ऑप्शन में से एक आप बताओ जो मेंशन करे क्वालिटी कॉमन इन 3, जो इन तीनों की क्वालिटी जिसमें कॉमन हो, ऐसा वर्ड बताओ। देखो कोल, आयरन, माइका, ये तीनों राख हैं? नहीं, ठीक है। ये तीनों मिनरल्स हैं? ये आंसर हो सकता है। सिल्वर हैं तीनों? नहीं, कोल, आयरन, माइका तीनों सिल्वर नहीं है, कोई भी सिल्वर नहीं है इसमें। अर्थ, क्या तीनों ज़मीन है? ये भी गलत रहेगा, तो सीधा आंसर रहेगा मिनरल। ये तीनों मिनरल्स हैं, कोल, आयरन, माइका। आंसर इसका बी रहेगा। आपको आंसर वीडियो रोक कर ही देना है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। सेलेक्ट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ये थोड़ा सा मान सकता हूँ, दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है, आपको कभी देखे हैं, तो ये आप आंसर कर सकते हो। गिटार देखा आपने, पियानो, वायलिन, सितार। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आपने कहीं इंस्ट्रूमेंट देखे हैं तो आपको बता दें गिटार, वायलिन और सितार, ये तीन जो है स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो स्ट्रिंग, जिसमें से स्ट्रिंग तारें लगी होती हैं, इससे आप आवाज़ साउंड्स निकालते हो। पियानो अलग है, पियानो पे एक किस्म की कीबोर्ड टाइप होता है। तो ये आंसर जो डिफरेंट है इन चारों में से, वो पियानो है। तो आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से आप देख लो, वीडियो रोक कर इसका आंसर दे दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड, ये आ गया आपके सामने विजिबल, क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं। आपको ब्लड रिलेशन हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, रीजनिंग की वीडियो आपके ग्रुप में ही मिलती है, वो आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, 2 तरह से आपको बताया था। पॉइंटिंग वाला होगा तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा है पी इज़ क्याऊ सिस्टर। तो यहाँ पर पी जो है लंबी लाइन होने वाली है, जनरेशन समझना है। पी जो है लड़की है, क्याऊ की सिस्टर है, उसी लाइन में आएगा। क्याऊ और पी या तो दोनों बहनें हैं, या एक बाई, क्याऊ बाई भी हो सकता है, बाई बहन भी हो सकते हैं। आर इज़ क्याऊ मदर, क्याऊ की मदर है कौन? आर, ठीक है। आर क्याऊ की मदर है, पी की भी मदर ही होगी, ये आपस में भाई बहन या दोनों बहनें। क्लियर है यहाँ तक? आर जो है क्या है? मदर है, ये फीमेल। यहाँ पर एस इज़ आर्स फादर, आर का ऊपर चलो एस आ गए, ये फादर है आर का, ठीक है। टी इज़ एस मदर, एस के भी ऊपर चलो आप, टी ये एस की मदर है। जनरेशन काफ़ी ऊपर चलिए, दादे से भी ऊपर, लकड़ दादे तक आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हाउ पी इज़ रिलेटेड टू टी। पी टी की क्या लगी? पी जो है डॉटर तो है नहीं। देखो यहाँ पर एक जनरेशन होता है डॉटर, दूसरी होता है ग्रैंड डॉटर, उससे भी ऊपर ग्रेट ग्रैंड डॉटर हम कहेंगे। तो आंसर ग्रेट ग्रैंड डॉटर ढूंढो आप। ये आ गया आपका ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। जनरेशन समझ रहे हो ना, एक है इसके ऊपर माँ बाप, फिर दादा दादी, उसके भी ऊपर आ गए उसके भी माँ बाप। तो ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर आपके यहाँ पर आ जाएगा, आंसर सी। देखो यहाँ ये सिटिंग अरेंजमेंट टाइप क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1 या 1.5 मिनट लगेगा आपको। देयर आर 5 बिल्डिंग्स, पेन कापी होता तो मैं बहुत जल्दी आपको समझा देता। 5 बिल्डिंग्स इन द रो, रो समझना, सर्कल नहीं है, रो है। रो आप बना लो, ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। अभी हमने लिखना नहीं है, DEFGH नहीं लिखना हमने। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, ये जैसा बोला ऐसा नहीं है। कैसा है ये आपको समझना है। देखो ईस्ट वेस्ट आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, ये आपको पता होगा। इधर आपका ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ। यहाँ नॉर्थ साउथ तो है नहीं, ईस्ट वेस्ट की बात चली, ईस्ट वेस्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर डी इज़ द वेस्ट ऑफ ई। डी जो है ई के वेस्ट में है, डी जो है वो ई के वेस्ट में है, ठीक है। उसका मतलब ई जो है ईस्ट की तरफ होगा, ओके। एच इज़ टू द ईस्ट ऑफ एफ एंड वेस्ट ऑफ डी। ये देखो एच जो है वो ईस्ट ऑफ एफ, एफ की ईस्ट की तरफ है, एफ इधर आ गया। एच जो है एफ की ईस्ट की तरफ है और डी से वेस्ट की तरफ है। डी देखो ये डी है, डी की वेस्ट तरफ मैंने बनाया है, ये इधर वेस्ट आता है। ई इज़ टू द वेस्ट ऑफ जी, ई जी के वेस्ट में है, उसका मतलब जी इधर होगा, इसके वेस्ट में ई आता है। तो अब आपके सामने पांचों आ गए, पांचों आपके आगे सामने। तो सेंटर में कौन सा है क्वेश्चन पूछा गया इधर, विच बिल्डिंग इज इन द मिडल, मिडल में कौन सा? तो डी जो है इज इन द मिडल, डी आंसर रहेगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा तसल्ली से पढ़ना है यार, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर निकल आएगा। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के दौर में देखें, नो कंट्री इज़ फुली सेल्फ सफिशिएंट। ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि आज के दौर में कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट होगा जिसके पास हर चीज़ें अपना, हर मटीरियल, ना कोई उधर से किसी चीज़ की कमी नहीं, ना बाहर से कोई एक्सपोर्ट हो, ना कोई चीज़, हर चीज़ अपनी है, उसकी सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। अ कंट्री कैन नॉट ग्रो प्रोड्यूस एवरीथिंग इट रिक्वायर्स ऑन इट्स ओन, ठीक है। नो कंट्री, देखो नो, कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं। इसका मतलब कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या है
कि जो अपना कैन नॉट ग्रो एंड प्रोड्यूस एवरीथिंग इट रिक्वायर्स ऑन इट्स, इसको हम कहेंगे सेल्फ सफिशिएंट। कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी, कंट्री मैन इन जनरल देखे लेजी हो गए, इसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कोई भी कंट्री। ये दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल बेकार है, ये लग नहीं रही है इसका सेल्फ सफिशिएंट की बारे में। तो आंसर इसका सीधा रहेगा ओनली वन फॉलोज। कंक्लूजन कौन सी फॉलो कर रही है? वन, तो आंसर सी रहेगा। ये क्वेश्चन आप देखना, और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर फैक्ट्स दिए हैं, बाद में आपको आगे आपको फैक्ट्स के बाद स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको आंसर करना है कौन सी फैक्ट से कौन सी स्टेटमेंट मैच कर रही है। तो फैक्ट देख लो, जैस्मीन हैज़ 4 चिल्ड्रन, एक लड़की है जिसका नाम है जैस्मीन, उसके 4 बच्चे हैं। सब कुछ ध्यान से सोचना, 4 बच्चे हैं। 2 चिल्ड्रंस हैव ब्लू आइज़ और 2 हैव ब्राउन आइज़। 4 बच्चे हैं एक लड़की के, जिसमें 2 बच्चों की आंखें ब्लू हैं और 2 की ब्राउन है। इतनी सी बात याद रखना आप, ठीक है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, हाफ गर्ल, हाफ का मतलब क्या हुआ? 4 बच्चे हैं एक औरत के, उसमें हाफ गर्ल्स हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? 4 में से 2 लड़के, 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ हुए, ठीक है। आइज़ का कलर ये क्लियर नहीं है कहीं पर भी कि बॉयज़ दोनों की ब्लू हैं या बॉयज़ दोनों की ब्राउन है या गर्ल्स की ब्लू है, ऐसा क्लियर नहीं हो सकता है कि एक की ब्लू आइज़ बॉयज़ की हो और एक गर्ल की, तो उसी तरह ब्राउन भी एक बॉयज़ एक गर्ल का हो सकता है। ये आपको फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब स्टेटमेंट देखना, एट लीस्ट 1 गर्ल हैज़ ब्लू आइज़, क्या ये सही है? स्टेटमेंट में फैक्ट में कहीं दिखा है? ये बिल्कुल नहीं। 2 बच्चों की ब्लू आइज़ है, 2 की ब्राउन है, ये कहीं नहीं लिखा है कि एक गर्ल उसमें हो सकता है दोनों बॉयज़ की ब्लू आइज़ हो और दोनों गर्ल्स की ब्राउन आइज़ हो, ये स्टेटमेंट नहीं बनेगी सही। इसमें दूसरी है 2 ऑफ द चिल्ड्रंस आर बॉयज़, सिंपल है। फैक्ट नंबर 3 देखो, हाफ द चिल्ड्रंस आर गर्ल कहा ना, 4 में से 2 गर्ल्स हैं तो 2 बॉयज़ ही होंगी, तो आंसर इसका ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है द बॉयज़ हैव ब्राउन आइज़, बॉयज़ हैव ब्राउन आइज़, क्यों? बॉयज़ की ब्लू भी हो सकता है दोनों बॉयज़ की ब्लू आइज़ हो, ब्राउन गर्ल्स की हो, क्योंकि 2 यहाँ पर कहा 2 चिल्ड्रंस हैव ब्लू आइज़, तो ये भी स्टेटमेंट गलत रहेगी। आंसर सीधा रहेगा यहाँ पर सेकंड ओनली, तो सेकंड ओनली यहाँ पर आंसर रहेगा। थोड़ा ध्यान से आपने पढ़ना है तो आंसर आपका निकल आएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से पढ़ना होगा। इफ़ रोल नंबर्स आर जनरेटेड इन द फॉर्मेट, कहा जा रहा है अगर रोल नंबर इस फॉर्मेट में आ जाएँ, ये जो आपको फॉर्मेट दिया है 2024 XX0001, इसका मतलब समझना आपने। इसका मतलब होगा कि 2024 वेयर 2024 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जैसे सपोज एक रोल नंबर एक बंदे का, उसमें कहा गया 2024 में इसका पेपर हुआ ईयर, और XX जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सेंटर कोड, एंड जो 0001 है ये रिप्रेजेंट करेगा कैंडिडेट का नंबर। तो अब आपको कहा गया व्हाट डज द रोल नंबर 2024 DL0020 इंडिकेट। सिंपल सी बात है, पेपर 2024 में हुआ, DL कोड होगा जगह का, जैसे DL दिल्ली में भी दिल्ली, और 0020 यानी 20 जो है नंबर कैंडिडेट का होगा। इट इज़ द रोल नंबर फॉर 20th कैंडिडेट, 20वें कैंडिडेट का रोल नंबर है फ्रॉम द दिल्ली सेंटर इन 2024 के दिल्ली सेंटर में जो पेपर हुआ उसका 20वें नंबर का कैंडिडेट का रोल नंबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। दूसरा कह रहे हैं इट इज़ अ कोड फॉर द 20th एग्जाम, 20वें एग्जाम का कोड है, बिल्कुल गलत है। इट इज़ ID ऑफ 20th एग्जाम सेंटर, ये क्या, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं जुड़ा। इट रिप्रेजेंट द रैंडम कोड ऑफ, ये बिल्कुल बेकार है। सीधा सीधा आंसर 1 है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। अगेन अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर गिवन पैटर्न रिलेशनशिप इन द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर आपको बताना है। D से C आ गया, कैपिटल से स्मॉल में आया, ठीक है। G यानी M के बाद जो आपको ढूंढना है वो स्मॉल में होगा। G से C मतलब पीछे आया -1, ठीक है। G से F पीछे आया, एक पीछे आ रहा है। I से J, ठीक है, एक J से I आया, एक पीछे आ गया। M से एक पीछे आ जो क्या है LMNOP, तो L आएगा, L के बाद M होता है, तो यहाँ पर L आएगा, वो भी छोटा, तो छोटा L को यहाँ पर ये ऑप्शन सीधा C आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ाए हुए हैं आपको। इस तरह के क्वेश्चन जो फोल्डिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इजी होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, एक आपको पेपर दिया है, जैसे ये मैं आपको सीधा बता देता हूँ जूम करके जी, ओके। यहाँ पर ये शीट दिया है, इसको फोल्ड करेंगे, ऐसे राइट साइड में फोल्ड करें, तो कौन सा सही, फोल्ड करने के बाद कौन सा सही है? देखो यहाँ से ये इधर से फोल्ड जब राइट की तरफ करोगे आप, सर्कल तो सीधा सर्कल तो सर्कल ही है, ये जब सर्कल इधर से इधर जाएगा तो सर्कल सर्कल ही रहेगा। ये ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल तो हिल ही नहीं ना, ये वाली साइड वहीं रहेगी, वो दूसरे वाली साइड इधर हमने फोल्ड करनी है, ठीक है। ये वाली साइड जब फोल्ड करोगे, इस ट्रायंगल को उधर ले जाओगे तो उसकी जो कोण है उधर मुड़ जाएगी, ऐसे होनी चाहिए। इस ऑप्शन में इधर मुड़ी है, गलत है, इसमें भी इधर है, ये दोनों में आंसर यहाँ पर होगा। अच्छा जी, ठीक है, ये जो है वैसे ही रहेगा, ये ट्रायंगल ऐसी है, यहाँ देखो, ये तो पहले मैंने गलत कर दिया, ऊपर यहाँ दोनों में देखो ये ऊपर है, ये गलत आ गया, आंसर सीधा नहीं समझ आई आपको। इस साइड वाला तो हमने फोल्ड नहीं करना, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है,
जो दूसरी साइड है, यानी ये जो साइड है जो आप फोल्ड कर रहे हो ये चेंज होगा। सर्कल तो चेंज, क्योंकि सर्कल सर्कल ही दिखता है दोनों तरफ, तो ये वैसा ही रहेगा। ट्रायंगल का मसला है, ये ट्रायंगल इधर से उधर मुड़ जाएगी, उधर ऐसे करके। ऑप्शन 2 में उधर है ना, तो यहाँ से आंसर 2 में होना चाहिए था, लेकिन ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ये क्योंकि राइट साइड में जिसको हमने फोल्ड नहीं करना है वो वैसी ही रहनी चाहिए, तो आंसर आपका इस तरह से 3 आएगा। आई होप आपको समझ आया। नहीं समझा कोई बात नहीं, रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट आपको ग्रुप में मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको मैथमेटिक की डायग्राम्स के रिलेटेड नहीं पता तो मुश्किल हो सकता है। देखो पॉलीगॉन्स के अंदर ही आ जाता है, जो डायग्राम आपको बता दी। ये देखो पॉलीगॉन्स के अंदर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के अंदर ही यहाँ पर दिया है रोमबस, ठीक है। पॉलीगॉन के अंदर क्वाड्रिलेटर में ही रोमबस एक तरह का क्वाड्रिलेटर ही होता है, 4 साइड वाला, ठीक है। पॉलीगॉन जिसकी डिफरेंट साइड, 3 साइड भी हो सकती हैं, 4 साइड भी हो सकती हैं, इसके अलावा अदर भी हो सकती है 5, 6, 7, 8 साइड, तो ये पॉलीगॉन्स होते हैं। तो ये आपने समझना है ये कौन सी सर्कल इसको रिप्रेजेंट करेगी, रोमबस, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगॉन्स, इनको रिप्रेजेंट करेगी। आपको बता दें पॉलीगॉन्स के अंदर आते क्वाड्रिलेटर के अंदर आते रोमस, तो इसका मतलब है ये डी आंसर रहेगा, डी आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर निकल आएगा। 5 दोस्त हैं A, B, C, D और E, जो डिफरेंट डेज वीक में बर्न होते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, जुमा, या आप में सॉरी देसी थोड़ा सा बोल गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन, ये सैटरडे और संडे को कोई पैदा नहीं हुआ इन 5 में, ठीक है। ये आपने याद रखा, मंडे से फ्राइडे तक ये 5 दिन हैं, इनमें पैदा हुए हैं A, B, C, D, E, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए मंडे को, बी ट्यूसडे को पैदा हुआ, ये आपको ढूंढना है। अब आपको दिए हैं यहाँ पर A वाज बर्न बिफोर B, ठीक है। ए जो है बी से पहले पैदा हुआ है, ठीक है। ए जो है बी से पहले पैदा हुआ है, बट आफ्टर सी के बाद, तो सी इसके पीछे आएगा। ये आपको इस तरह से दिख गया। डी वाज बर्न ऑन थर्सडे, डी क्लियर है, डी थर्सडे में पैदा हुआ, यानी सपोज लास्ट वाला फ्राइडे है, अगर मैं इधर मंडे लेकर चलूँ तो ये आ गया कहाँ पैदा हुआ है, डी थर्सडे को, यहाँ पर डी, ठीक है। ई वाज नॉट बर्न ऑन वेडनेसडे, ई वेडनेसडे को बर्न नहीं हुआ है, ठीक है। ई जो है वेडनेसडे को पैदा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस रहेगी, ऑन विच डे वाज बी बर्न, बी कब पैदा हुआ, तो ई देखो ये सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये 5 हो गए। एफ बचता है, एफ की जगह आगे ई, ये सीक्वेंस आपकी बन गई, क्योंकि ई यहाँ पर वेडनेसडे को तो है नहीं, बी यहाँ पर आप वेडनेसडे को देखते हो तो कौन सा पैदा हुआ है, बी वेडनेसडे को पैदा हुआ है। इस हिसाब से ये सीक्वेंस जो हमारी बनी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपको बता दें, रात को जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रहा था तो इजीली मेरे माइंड में इसका जो पैटर्न बना हुआ स्ट्राइक कर गया था, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे माइंड से निकल गया है इसका पैटर्न। तो ये कहने का मकसद ये था कि रिफ्रेश होना चाहिए माइंड। जब भी पेपर देने जाओ तो कोई टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस या कोई भी जल्दबाजी नहीं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा दिमाग आधा वीडियो पर रहता है, कहीं बीच में कोई साउंड ना आ जाए, कोई माइक ना हिल जाए, तो इस तरह की चीज़ों पर जब ध्यान चला जाएगा तो उसका पैटर्न निकल जाता है माइंड से। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, तभी जाके इसके पैटर्न आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो पैटर्न क्या आपको नजर आ रहा है, ए सी बी ए बी ए बी ए, तो ये बी ए वाला एक यहाँ पर पैटर्न है जिसमें एक सी घुसा हुआ है। अब सी के आपको सीक्वेंस देखनी है कहाँ पर आ रहा है। एक के बाद यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पे आ रहा है, फिर आप देखो 5वें नंबर पर आ रहा है, यानी एक वर्ड छोड़ के आगे आ रहा है, फिर इसको एक वर्ड और छोड़ दो, आगे 7वें पे आ गया, फिर एक वर्ड और छोड़ दो, यहाँ 9वें पे आना चाहिए, एक वर्ड छोड़ के, तो यहाँ एक वर्ड छोड़ के ही आ गया नेक्स्ट, देखो ये, ठीक है, एक वर्ड छोड़ के। अब इसका मतलब है बी की जगह 4th पोजीशन पे आना चाहिए सी, एक वर्ड छोड़ के। तो यहाँ जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑप्शन आंसर रहेगा 4th पोजीशन पे। 4th में आप ऑप्शन देखते हो, बी में आंसर सीधा रहेगा, बी आपका आंसर। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फोल्डिंग या फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इजीली आपको सॉल्व हो जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैं पहले देख रहा था, आपको यहाँ पर राइट साइड पे फोल्ड किया जा रहा था एक पेपर, अब लेफ्ट साइड में फोल्ड किया जा रहा है पेपर। बात वही है, जब फोल्ड करोगे ना, जिस साइड का पेपर आप पलटोगे ना, तो वो उस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जो वहीं रहेगा वो वहीं रहेगा, उसका हिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो आप थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ आपको, ये आप देखें, यहाँ पे एक पेज है, इमेज है, ये इमेज है, इसको राइट साइड पे फोल्ड किया जा रहा है, राइट पे किया जाएगा, इसका मतलब ये जो राइट साइड वाला इमेज होगी ये वहीं रहेगी, ये जैसे जिस डायरेक्शन में है पोजीशन में है वो हिलेगी नहीं, ठीक है। दूसरी वाली आपके साइड वाला हिलेगा इमेज। तो वहाँ से जो लेफ्ट साइड का उधर जाएगा तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पर ये पॉइंट ये इस तरफ आएगा, इस तरह से इस तरह होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ये तो रहेगा नहीं। ये देखो ये लाइन बीच में कट की हुई है, ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर है ही नहीं इस ऑप्शन में, ये भी नहीं रहेगा, ये इन दोनों में से आंसर है। अब देखो ढूंढना क्या है, मैंने आपको कहा था जो जिस साइड का है वो राइट साइड वाला फोल्ड नहीं हो रहा है, तो यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा।
तो ये ऐसा ही है, दोनों इमेज में कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जो अपोजिट साइड वाला, जब वो उधर जाके पटकेंगे पेज को हम, तो ये उधर जब पटकेंगे तो कैसे आएगा, ये बाहर की तरफ इस तरह से जा रहा है, तो वहाँ पर भी उस तरफ जब सर्कल आएगा आपका तो भी बाहरी तरफ लेगा, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। जो लाइन के पास है वो लाइन के पास ही रहेगा अगर उसको पलटते हो पेज को, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा सीधा सीधा 4। अगर मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ, आप इसकी डिटेल वीडियोज़ आपको मिली हैं ग्रुप में, तो वो आप ज़रूर उसको देखेंगे तो अच्छे से समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे जल्दबाजी में तो लगेगा बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इजी ही लगेगा। एन इनफॉर्मल गैदरिंग हैपन, इनफॉर्मल, फार्मल होता है कि पहले कोई इन्फॉर्म किया हो, एक प्लानिंग हो, उसको फार्मल कहे। यहाँ पर इनफॉर्मल गैदरिंग, गैदरिंग गेट टुगेदर हो गया, इनफॉर्मल वो भी, चलो 4 दोस्त मिलते हैं इनफॉर्मल, यानी ये नहीं है कि कल सुबह 8 बजे हम वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वो होता है फॉर्मल गैदरिंग। इनफॉर्मल है तो ये ऑप्शन में ढूंढने हैं आपको। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल और रिलैक्स मैनर में गेट टुगेदर होता है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल गैदरिंग। तो ऑप्शंस में देखो आप, आफ्टर हियरिंग अबाउट द हर प्रमोशन, जस्ट हर किसी लड़की की प्रमोशन होगी, उसको सुनते ही ईशानी एंड अ कपल ऑफ कलीग्स, ईशानी और कुछ 2 और जो उसके कलीग्स थे, इन्होंने क्या किया, चूज टू ग्रैब क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क। जस्ट आप क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि जस्ट काम के बाद एक क्विक ड्रिंक हो जाए, जस्ट प्रमोशन को सुनते ही एकदम से वो टुगेदर का एक आइडिया आ गया। दूसरा ऑप्शन है द कम्युनिटी बुक क्लब मीट ऑन द फर्स्ट वेडनेसडे एवरी इवनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की इवनिंग, वेडनेसडे की इवनिंग को जो है वो कम्युनिटी बुक क्लब जो मिलता है। ये बिल्कुल फॉर्मल है, इसमें इनफॉर्मल क्वेश्चन है ऑप्शन बी में। सी आ जाता है साइन एंड सेंड और 25 इन्विटेशन फॉर द ब्राइडल शॉवर शी इज़ होस्टिंग फॉर हर कज़न। तो ये इन्विटेशन है, बिल्कुल प्लान है, फॉर्मल है। वेन एवर शी डाइन्स इन द लोकल मैक्सिको रेस्टोरेंट लोरा टेंड टू बी जंप इनटू द डेविड। तो ये भी नहीं रहेगा, सिंपली आंसर इसका इनफॉर्मल आंसर रहेगा, इसका जो है इनफॉर्मल गैदरिंग का ए आंसर रहेगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आप इसको वीडियो पास करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 आपको मैं दे रहा हूँ। इन 2 क्वेश्चंस की आपको आंसर करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं चेक करूँगा, देखते हैं कौन से एस्पिरेंट हैं वो महान एस्पिरेंट जो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे सही। तो कमेंट करके जल्दी से इसके आंसर बता दो। जिसकी कमेंट को लाइक मिलेगा मेरी तरफ से, समझ लेना उसका सही होगा। जस्ट आपने कमेंट करना, ये नहीं आप पहले आंसर चेक करने लग जाओ, अब जस्ट कमेंट कर दें, ठीक है। इन दोनों का आंसर 19 और 20 को, टोटल स्कोर आपका कितना हुआ वो भी आप साथ में कमेंट कर दें। और वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी एंड नर्सिंग एड, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इंस्पेक्टर फॉरेस्ट, फाइनेंस अकाउंटेंट के अपकमिंग पोस्ट, एमटीएस, किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर यही रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको बता दें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इजी वे में तैयारी करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना बताया जाएगा, कैसे पढ़ना है। आप खुद जो है कहीं जगह पे आपको मुश्किल करके बताते हैं कि बहुत मुश्किल ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी है। थैंक यू।